आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। आज पॉलिटिकल साइंस की बुक्स ले आए हो तुम लोग? अच्छा, बुक्स सभी लोग ले लो पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि डेली बहुत सारी बातें पढ़ाऊंगी जो ज़बानी याद रह नहीं पाएंगी, जिनको तुम्हें किताब से घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा। चलो, कल हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी भारत के संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको लिखने के लिए किसने हमें सजेशन दिया? कैबिनेट मिशन में कितने अंग्रेज आदमी आए थे? जिनका मुखिया कौन था? जिनका मुखिया था, अब जो ये इधर उधर देख रहे हैं ना, जब मैं क्लास में आऊं तो सीधे बोर्ड पे देखा करो, पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो, इधर उधर की बातें कोई ना करे। ये अभी ब्लू टी शर्ट वाला क्या किया जा रहा है? ये सामने बोर्ड पे एक्टिव रहो। अब 3 आदमियों के नाम इंपॉर्टेंट कल बताए थे। पैथिक लॉरेंस, एक आदमी था एलेक्जेंडर, एक आदमी कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स। ये पहले भी आया था 1942 में, लेकिन तब इसकी बात हमने किसी ने नहीं मानी। अब इसकी बात हमने मानी क्योंकि अब इसने काम की बात की। और इन तीनों का मुखिया कौन माना जाएगा? लॉरेंस। लॉरेंस इसके हेड हैं कैबिनेट मिशन के, जो 1946 में आपके देश में सजेस्ट करने आया कि आप अपनी एक संविधान सभा बना लो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इसके कहने पर आपने जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष चुनाव करके और इंडिया से प्रत्यक्ष चुनाव करके इंडिया की आबादी के अकॉर्डिंग, कितनी आबादी थी तो कितने लगभग लोग चुने जाने थे? 400। एग्जैक्टली कितने चुने गए? 389। ये 389 3 तरीके से बने थे, एक 292, 292, एक 4 और एक 93। ये कौन है? ये हैं कमिश्नरी, और ये हैं आपका ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत से कितने लोग आए थे? 292। इन सबको अगर ऐड करें तो ये आंसर कितना निकल के आएगा? 389। इसमें बहुत सारे लोग उस टाइम पर, जैसे 73 लोग मुस्लिम लीग के भी हैं। ये सब जुलाई की घटना है। जुलाई के बाद इनकी बैठक स्टार्ट होती है दिसंबर में। आपको 3 डेट बताई थी, 9, 11, 13 दिसंबर 1946 में सारा काम हो रहा है। ये 9 तारीख को इनमें सबसे उम्रदराज आदमी कौन थे? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनकी उम्र ज़्यादा थी। शाम को इनको हार्ट अटैक आ गया। वैसे ये बनाए थे कि भाई काम संभाल लेंगे, लेकिन संभाल नहीं पाए। ये बस काम संभालने के लिए थोड़ा सा, एक दिन भी काम पूरा ढंग से नहीं हुआ। इसीलिए इनके बाद हम लोगों ने स्थायी परमानेंट अपने हेड बनाए। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत बढ़िया काम किया और ये देश में लंबे टाइम तक, 46 से आप लगाओ और 62 तक, कभी ये आपको संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, कभी ये संसद के रूप में राष्ट्रपति, और फिर 2 बार इलेक्टेड राष्ट्रपति। कौन आदमी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक फाइल पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है। कल मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं, गोल बड़ा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था किसने? कायदे से तो सबका टारगेट एक ही था, संविधान लिखना है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जब ये सब यहाँ आ रहे थे ना, तो स्टार्टिंग की बैठक में उस 389 में से बहुत लोग तो आए ही नहीं। ना आने वालों में देसी रियासतें थी और मुस्लिम लीग थी, क्योंकि लीग को लगा हम क्यों जाएं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, अपना खुद ना बनाएंगे अलग। और देसी रियासतों को एक क्वेश्चन था कि पता नहीं हम इंडिया बनेंगे, पाकिस्तान बने, क्या पता हम अलग ही बन जाएं। इसलिए इन लोगों ने बाइकआउट किया, ये पहुंचे नहीं। देसी रियासतों के कितने आदमी? 93 और इनके 73। इसीलिए पहली बैठक में महज 207 व्यक्ति पहुंचे। इस टोटल 389 में से 15 औरतें थी, जिनमें से यहां सिर्फ 8 औरतें पहुंची थी। वो यहां वाला नहीं पूछेंगे, टोटल पूछेंगे, 15 महिलाएं। इन 207 में कितने सारे लोग तो गायब हैं। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव अंबेडकर जी ने कहा रोको, अभी देखते हैं इसको कि भैया आगे लोग क्या करेंगे। अब तुम अपना पास करके बैठ गए और वो लोग नहीं आए, आए से फर्क पड़ना चाहिए। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया, इसको जनवरी तक रोक के रखा। फिर जनवरी 1947 में जाके इसको पास किया गया। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि कैसे अंबेडकर के साथ बहुत लोग चीट कर रहे थे, और अंबेडकर जो कहां से कोशिश कर रहे थे जीतने की? मुंबई। यहां बुरी तरह से हारे, जानबूझ के हराने के लिए सारे काम किए। कहां से जीत कर आए थे ये? आगे जाके क्या बनेगा? बांग्लादेश। लेकिन पहले तो ये आपका बंगाल था ना, इनकी सीट आगे जाके बट जाएगी और पाकिस्तान में चली गई, यानी बिना सीट के अब ये कैसे रहें। फिर किसका इस्तीफा लिया गया? M.R. जयकर का। जयकर जो कि हिंदू महासभा में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इनके इस्तीफे से लेकर इस सीट पर खाली पर कौन बिठाए गए? B.R. अम्बेडकर। क्योंकि 1947 तक अम्बेडकर ने ऐसी इमेज बना ली कि इनका काम बहुत ज़रूरी, और था भी। ये सबसे पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे जो इस पूरे 389 में से एक थे।
389 में से एक व्यक्ति थे अंबेडकर, और ये सब चीजें तब हो रही थी। देखो जब उस टाइम पर तुम्हारे देश में सरदार पटेल भी थे और नेहरू भी थे और गांधी भी थे, इन सबके सामने हुआ है ये सब कुछ। लेकिन इस आदमी ने अपनी वैल्यू इतनी बना ली कि ना चाहते हुए भी इनको आपको मेंबर बनाना पड़ा और आपको सीट खाली करानी पड़ी, चाहे आपको अपना आदमी हटाना पड़ा। और फाइनली आपकी आज़ादी के महज 13-14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को आपके संविधान की सबसे बड़ी समिति बनाई गई, जिसको नाम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य थे। कितने मेंबर? 7। और इनका मुखिया कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर से पहले एक और आदमी काम कर रहा था, जो बहुत बड़ी बात है कि संविधान सभा का मेंबर ही नहीं था, लेकिन अपने आप काम कर रहा था। इन्हें कहते हैं संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार थे। इनसे आपने सलाह ली है। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काबिल आदमी, B.N. राव, ये आपके संवैधानिक सलाहकार है। एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा क्या किया कि इतने बड़े नाम को हम ऐसे पढ़ रहे हैं? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी असेंबली थी ना 389, जिनमें से लगभग 300 लोग आपके लिए काम करेंगे लास्ट तक जाते जाते, 284 एग्जैक्ट फिगर, इन सब ने पैसा लिया है काम करने के बदले। ये सच बात है, चाहे अंबेडकर थे या नेहरू थे, सबने अपने पैसे लिए, अपने हिस्से के पैसे, कि भाई काम कर रहे हैं तो रोटी तो खाएंगे ना, अपना घर परिवार चलाएंगे। हर एक आदमी ने पैसा लिया। ये पैसा आपके, मेरे, जो पुराने हमारे घरों के लोग थे, उनका टैक्स था। यानी देश के लिए काम करने का भी पैसा लेना, भाई जरूरत भी तो है ना, घर कैसे चलेगा, पैसा नहीं लेंगे। इस आदमी ने बिना एक भी रुपया लिए, इन्होंने अवैतनिक, कि वेतन मुझे चाहिए ही नहीं, बिना किसी एक पैसा लिए इन्होंने भारत के लिए काम किया। और अगर मैं आपको सच कहूँ ना, तो अंबेडकर जी से पहले बड़ा काम कौन कर चुके थे? इन्होंने पूरा ड्राफ्ट पहले ही तैयार कर दिया था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। ये इतना इंटेलिजेंट कैसे है ये आदमी? तब तो किताबें और ये सब भी कम थी। ये आदमी यहाँ, आपके यहाँ से पहले ना, इसको इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया जानती है, और ये बहुत बड़ी बात है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोर्ट किसी को मानते हैं तो वो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े मामले देखे जाते हैं। यहाँ पे आपके देश से ये आदमी जाके बैठा था। तो सोचो इसकी कीमत कितनी थी, मतलब कितना इनका इंटेलिजेंस का लेवल कितना था कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़े कोर्ट में जज के रूप में, जहां पूरी दुनिया के सिर्फ 15 बेस्ट जज बैठते हैं, दुनिया के बेस्ट 15 में आपके भारत से कौन गया था? तो ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि एक इंडियन वहां तक पहुंचा। आज तक सिर्फ 4 लोग यहां तक गए हैं। उन 4 में से आप नाम पढ़ रहे हैं, बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। तो ये बहुत इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे और बहुत काबिल आदमी थे। इन्होंने बिना एक भी रुपया लिए आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना दिया। लेकिन ये आपके 389 के मेंबर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है ये हमारे क्या हैं? सलाहकार। इनसे हमने सलाह ली। असलियत ये है कि सारा काम शुरुआत में इन्होंने ही किया था, पर बाद में आपकी समितियों में काम जिसने किया उसका नाम क्या निकला? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका मुखिया कौन बने? और इसीलिए कहा जाता है अंबेडकर हमारे संविधान के जनक हैं, पिता हैं। एक ने KV राव ने तो इनको माँ का दर्जा भी दे दिया। तो असली काम 2 लोगों ने किया, एक BN राव ने और एक BR अम्बेडकर। लेकिन हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके सलाहकार थे। आपने उनको ना तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नाम दिया और ना ही इस तरह से उनको प्रमोट किया गया। क्या ये बात समझ में आ गई? इन सब ने मिलकर काम किया और 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इन लोगों ने ये किताब तैयार कर दी। इस किताब को ना पहले जैसे हर कमेटी ने अपना काम किया, एक कमेटी ने अधिकारों का काम किया, एक ने झंडे के ऊपर काम किया, एक ने भाई किस तरह से देश चलेगा, बहुत तरह के काम थे। 22 टोटल कमेटी थी या समितियां थी, सबके अपने अपने काम हैं, जिनमें से अगर महत्वपूर्ण कहें तो 7-8 समिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन सब ने काम किया और अपना हिस्से का काम करने के बाद वो जो अध्यक्ष था ना, कौन अध्यक्ष था? इसका अध्यक्ष कौन था पूरे सारे सिस्टम का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंबेडकर तो एक कमेटी के हेड हैं, वो सबके हेड नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी के सारी चीज़ों के हेड कौन है? राजेंद्र। इनके पास अपना काम सब लोग जमा कराते, सर हमने ये काम किया, ये अधिकार मिलने चाहिए, सर हमने ये किया, ये वाला झंडा होना चाहिए। यानी सब अपना अपना काम करते और किसके पास पहुंचा देते? राजेंद्र। राजेंद्र उसको सबके सामने रखते, फिर डिस्कशन होता, डिबेट होता। मान लो मैं राजेंद्र प्रसाद हूँ, तुम्हारी अलग अलग कमेटी काम करके मेरे पास जमा कराएं, मैं कमेटी के काम को यहाँ रखूँ, फिर सबके साथ डिस्कशन हो कि कमेटी ने ठीक किया, गलत किया, क्योंकि बहुत सोच समझ के काम करना था। हर एक टॉपिक पर एक लंबी बहस चलती, जिसमें आधे लोग कहते ठीक है, आधे कहते गलत है, करना है नहीं करना। सिर्फ एक टॉपिक था जिस पे कोई बहस नहीं हुई, बिना बहस के पास हुआ। वो टॉपिक था हमारा, हर किसी को क्या मिलना चाहिए? ये क्वेश्चन आया था पीछे कि भाई कौन से टॉपिक पर बिना बहस के संविधान समिति ने पारित कर दिया, कौन सा था ये था कि ये मिलना चाहिए सबको। उम्र अपने आप देखें, उस टाइम उम्र कितनी रखी गई थी? 21 साल।
ये इसीलिए पास हो गया क्योंकि आपको लग रहा था कि देश आपका लोकतंत्र तभी बनेगा जब आप सबके हाथ में क्या होगा, वोटिंग राइट। 5-6 शब्दों में सारी चीजें समा गई। ये 5-6 शब्द क्या थे? एक शब्द था संप्रभुता, संपन्न, सोवर्निटी जिसे कहते हैं, सोवर्निटी, सोवर्न कहते थे कंट्री को, हाँ सोवर्निटी। सेकंड लोकतंत्र, जिसे आप कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। एक वर्ड है समाजवाद, समाजवादी है ना भारत, इसे आप कहते हैं सोशलिज्म। एक है आपका वर्ड धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, जिसे आप कहते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। और 5वां लास्ट जो आप डे मनाते हैं 26 जनवरी को, जिसे आप कहते हैं रिपब्लिक डे, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? गणतंत्र। तो भारत गणराज्य है, गणतंत्र है, रिपब्लिक कंट्री। अब इन सब का मतलब क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बेस है अपने देश को समझने का। पहला शब्द क्या लिखा है? हाँ, इन कहानियों को बहुत ध्यान से सुनना जो बता रही हूँ, इससे आपकी समझ डेवलप होगी। जब आप आज़ाद हुए 1947 में, इससे ठीक पहले क्या रुका था? इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत कमजोर कर दिया पूरे वर्ल्ड की बड़ी ताकतों को। इस टाइम आपकी धरती पर 2 बहुत बड़ी ताकत थी, एक यूएसए और एक उससे बहुत बड़ा यूएसएसआर। ज्यादा बड़ा और ज्यादा पावरफुल कौन था? इस यूएसएसआर और यूएसए में आपस में भी 36 का आंकड़ा था। अजीब बात है, दोनों पक्के दोस्त बनते हैं, लड़ाई में दोनों एक साथ खड़े होते हैं, भाई मैं तेरा दोस्त तू मेरा, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। यूएसएसआर में 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यहाँ पर सोशलिज्म का बोलबाला, सोशलिस्ट कंट्री बन गया, समाजवादी। इन्होंने जो इनका राजा था ना, निकोलस सेकेंड था इनका राजा, इसको सार बोलते थे, टी साइलेंट है, राजा का नाम था निकोलस, निकोलस सेकेंड। इसको इन्होंने खत्म कर दिया और कहा आपके बाद राजा वाजा नहीं, हम राज करेंगे। किसने कही ये बात? यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के किसानों ने। अजीब लगेगा लेकिन सच में दुनिया की सबसे बड़ी जो कंट्री है, यहाँ मजदूर और किसान इतने ताकतवर बन गए, इतना इनमें यूनिटी आ गई कि इन्होंने यहाँ के राजा और राजशाही तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका और कहा आपके बाद हमारे हिसाब से, देश के लोगों के हिसाब से सरकार बनेगी। और इन्होंने कहा हम समाजवाद को लेकर आएंगे। समाजवाद का मतलब होता है जब उत्पादन के सारे साधनों पर सबका बराबर का हक हो, किसी के लिए स्पेशल कार नहीं चलेगी, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करो, किसी के लिए स्पेशल अस्पताल नहीं बनेगा कि तुम अमीर हो तो तुम्हें अलग से अस्पताल, सब एक जैसे अस्पतालों में जाएंगे, खत्म कर दो प्राइवेट, प्राइवेट को सरकारी बना दो। किसी के लिए स्पेशल स्कूल नहीं होगा, सबके स्कूल सेम होंगे। राष्ट्रपति का बच्चा वहीं पढ़ेगा जहां रेहड़ी पे सामान बेचने वाले का बेटा पढ़ता है। इक्वालिटी लेकर आओ, उसमें से जो लायक हो आगे निकले। अब जैसे हमारे देश में बहुत वेरिएशन है, अंबानी का अपना स्कूल है जिसमें सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, महीने की फीस भी इतनी है कि आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा रिच होगा तो सोचेगा वरना सोच नहीं पाएगा। इसने कहा क्यों ये डिफरेंस, क्यों हर आदमी इन जैसा ही क्यों ना हो, या ये हर एक जैसे क्यों ना हो, हर चीज में क्या लेकर आ गए लोग? इक्वालिटी, बराबरी। सड़क पे राष्ट्रपति आए तो सब रुक जाएं, एम्बुलेंस भी, राष्ट्रपति क्या है हमारे ही में से बना हुआ है ना, राष्ट्रपति उसी ट्रेन में चलेगा जिसमें हम जाते हैं। राष्ट्रपति कोई अनोखा नहीं है, हमारे जैसा ही है, हम में से ही क्यों ना बने? क्यों ये निकोलस के परिवार के लोग ही ऐश मारते फिरें? इन्होंने हर किसी को ये मैसेज दिया और सारी दुनिया को लगा ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं, भाई राजा तो राजा होता है, नौकर नौकर। लेकिन इन्होंने सच में आंखें खोल दी और इतना अच्छा देश चलाया, इतना अच्छा देश चलाया कि पूरी दुनिया को लगा कि आने वाला जमाना किन लोगों का होगा? सोशलिस्ट लोगों का। पूरी दुनिया में सोशलिज्म। तुम्हारे भगत सिंह जिसको तुम बहुत रिस्पेक्ट देते हो ना, भगत सिंह खुद सोशलिस्ट विचारधारा के आदमी थे और भगत सिंह ने अपनी पार्टी का नाम मैंने तुम्हें बताया होगा HSRA। क्या मतलब? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। तो भगत सिंह ने भी इस विचारधारा का सहयोग किया, इसका साथ दिया। भगत सिंह यही तो कहते थे, बराबरी। क्यों अमीर अमीर हैं? अमीरों को ये नहीं कि गरीब बनाओ, गरीब अमीर का अंतर खत्म कर दो, इतनी बराबरी ले आओ, इतने अच्छे स्कूल बना दो कि रिक्शा वाले का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर क्यों ना बने, क्यों वो पैसे की कमी में पीछे रहे। रिक्शा चलाने वाले के माँ बाप क्यों गल सड़ के मरे, उनको वही इलाज क्यों ना मिले जो राष्ट्रपति को कि भाई लास्ट सांस तक भी बचाए रखते हैं। ये सब विचारधारा आपके अच्छे लोगों ने भी दिखाई थी, पर दुनिया को किसने दिखाई है? बहुत अच्छी बात है। इनकी टक्कर में दूसरा कौन है? एरिया छोटा पर सपने बहुत बड़े। इसने कहा नहीं ये सब बकवास है और मैं साथ चलूंगा कैपिटलिज्म के। कैपिटलिस्ट कंट्री है ये, कैपिटल मतलब पैसा, पूंजीवादी। इनका कहना था कि यार तुम कैसे बेवकूफ़ी भरी बात करते हो, भाई इंसान जब पैदा हुआ तो वो काबिलियत अलग लेके पैदा हुआ। अमीरों को हक है कि वो अमीरी से रहें, वो जो निचले स्तर के लोग हैं ना, इनको तुम सिर पे बैठाओगे तो तुम्हें दुखी करेंगे, और अमीर आदमी और अमीर बने और इन गरीबों का तो पत्ता ही साफ कर दो। ये किसकी विचारधारा थी? इन्होंने कहा उत्पादन के साधन हमारे होंगे, कौन मजदूर कौन किसान, पीटो इनको पकड़ के अगर ये तुम्हें परेशान करें। और इक्वालिटी की कहां से बात करते हो? इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये और ये उल्टी बातें करते हैं। गरीब आदमी किसकी तरफ चलेगा? इसकी या इसकी? और दुनिया में ज्यादा गरीब थे तो ज्यादा लोग किसकी तरफ चलने को चल पड़े? ये किसके लिए खतरा है?
क्योंकि जब ज्यादा लोग ऐसे बनेंगे तो इसको भी तो मार देंगे ना, फिर इसको भी क्या बना देंगे, सोशलिस्ट। इसलिए ये राजी नहीं था कि कोई भी देश, बहुत ज्यादा देश इसके साथ खड़े हों। यूरोप में और अमेरिका में पूंजीवाद का बोलबाला था और यूएसएसआर के आसपास लगातार ये समाजवाद को बढ़ा रहा था। ये दोनों उल्टी बातें हैं। इनमें अंतर क्या है, इनके आइडियाज अलग हैं, आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। इन दोनों की इस लड़ाई को एक नाम दिया जाता है जिसे आप कहते हैं कोल्ड वॉर। ये असलियत में कभी नहीं लड़े, लेकिन कैसी लड़ाई है इनके बीच, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। हर बार पेपर में आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आएंगे, पिछली बार भी था। ये आइडियोलॉजी वाला क्वेश्चन था पिछली बार कि ये क्यों अलग थे एक दूसरे से, इनके क्या अलग थे दोनों के, हाँ विचारधारा, इनकी आइडियाज जो अलग थे, आइडियोलॉजी अलग थी, इस कारण ये दोनों अलग सोच समझ और अलग तरह का काम करते थे। इनके बीच में जो वॉर थी, क्या नाम इसका, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई 1945 के बाद। जब क्या खत्म हुआ, 1945 के बाद ये लगातार आगे बढ़ता गया और ये नुकसान में आता गया। एक ऐसा दौर आया जब दुनिया को लगा कि शायद रशिया इतना ताकतवर बन जाएगा कि अमेरिका पीछे रह जाएगा। उसी दौर में एक क्वेश्चन हर एक के सामने था, हर देश के सामने, खासकर जो उस टाइम आज़ाद हो रहे थे, हम जैसे, पाकिस्तान जैसे, इंडोनेशिया जैसे, हमारे सामने क्वेश्चन था, बताओ इसका हाथ पकड़ोगे, इसके साथ चलोगे या इसके साथ चलोगे, किसके साथ चलना फायदा था हमारा। लेकिन इसका मतलब था तुम किसको दुश्मन बना रहे हो, और यूएसए को दुश्मन बना के तो कोई बचा नहीं आज तक। इसीलिए तुम्हारे देश के जो ये नेहरू थे, इन्होंने बहुत अपना दिमाग लड़ाते हुए डिसीजन लिया कि भाई ये तो हैं 2 गुट, 2 ग्रुप, और इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, जब लड़ाई होगी तो ये दोनों फिर से दोस्त बनेंगे, मरेंगे हम जैसे, और ये हमसे पूछ रहे हैं हमें क्या करना, हम आंसर नहीं देंगे। तो हमारे नेहरू ने 2-4 लोग और साथ पकड़े। एक नेहरू थे, एक थे आपके डॉक्टर सुकर्णो, ये इंडोनेशिया के थे, एक मिस्र के कर्नल थे नासिर, और एक थे मार्शल टीटो। ये सारे हमारे साथ साथ लगभग आज़ाद हुए, और हम जैसे देश जिनकी समझ में नहीं आ रहा था किसके साथ जाएं, ये 4 लोग इकट्ठे हुए और इन चारों ने कहा कि भैया हमें इन दोनों से व्यापार करना है, हमें अमेरिका से भी व्यापार करना है आने वाले समय में, और हमें इसका भी साथ चाहिए। एक के साथ जाने का मतलब दूसरा दुश्मन बन गया, तो हम कुछ ऐसा करें कि इन दोनों को हमसे दुश्मनी ना करनी पड़े। तो एक नया कॉन्सेप्ट आपकी धरती पर आया जिसे नाम दिया गया, नाम ही नाम दिया गया। एन का मतलब नॉन, ए का मतलब अलाइंड, और एम का मतलब मूवमेंट। अलाइंड का मतलब झुका हुआ, अलाइंड। नॉन अलाइंड का मतलब जो झुका हुआ ना हो। इसको हिंदी में नाम दिया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। और आपके सूत्रधार जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, कौन थे वो, पंडित नेहरू। अकेले क्यों मरना, कल को किसी का गुस्सा फूटे तो हमने 3-4 और अपने साथ साथ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और 4 लोग हमने जोड़ लिए। कौन कौन थे ये, नेहरू, सुकर्णो, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर। ये सुकर्णो इंडोनेशिया के हैं, इंडोनेशिया, ये अपने इंडिया के हैं ही। कर्नल नासिर मिस्री है, जिसको आप इजिप्ट कहते हैं, अफ्रीकन कंट्री, और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के हैं। तो 4 ये बहुत ताकतवर देश नहीं थे उस टाइम। इन चारों ने कहा कि हम ना तो यूएसए की बात माने, पूंजीवादी बने, और ना यूएसएसआर की बात मान के पूरी तरह समाजवादी। दोनों की जरूरतों के अनुसार अपनी नीति हम बदल सकते हैं। हम इसमें से किसी से ना दबेंगे ना डरेंगे, हमारी विदेश नीति हम खुद तय करेंगे। और कौन सा आंदोलन चला दिया, 5 साल हमने भाग भाग के सब देशों में सबको अपने फेवर में किया कि देखो जो तुम फंस जाओगे इनमें से किसी का हाथ पकड़ के हमारे साथ आ जाओ। और देखते 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 1956 में जो आंदोलन शुरू किया, 5 सालों में इसमें ढेर देश आ गए, और 1961 में इसकी पहली बैठक की गई। ये एग्जाम में आता है, पहली बैठक कहाँ की गई, बेलग्रेड। कहाँ की गई, ये इसकी कैपिटल है, किसकी, यूगोस्लोवाकिया की कैपिटल। क्या नाम है इसका, बेलग्रेड। और इस तरह तुमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड जोड़ लिया था जिसको नाम दिया गया संप्रभुता संपन्न। अपने खुद के डिसीजन हम खुद लेंगे, हम ही अपने प्रभु हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं। ये 2 देशों को आंसर करने का तरीका था कि अपनी विदेश नीति हम खुद तय करेंगे, ना अमेरिका हमें बताए और ना यूएसएसआर बताए। तो गुटों से अलग रह के तुम अपनी नीति खुद बनाओगे, तुम संपन्न हो। इसके लिए क्या वर्ड लेकर आए, सोवर्निटी या संप्रभुता संपन्न। इसमें आप किससे बच गए, बाहरी दबाव। कौन दबाव बना सकते थे, या तो पूंजीवादी या तो समाजवादी। आज इंडिया कैसा है, पूंजीवादी या समाजवादी, आज इंडिया कैसा है। इंडिया में पूंजीवाद का एग्जाम्पल अंबानी और अडानी है, लगातार बढ़ रहे हैं ना, इन 2 सालों में बहुत बढ़ गए और भी बढ़ रहे हैं। यूएसएसआर सोशलिज्म का एग्जाम्पल है सरकारी स्कूल, सरकारी रेल जो बिकने की उस पर आ गई है लगभग, और जितनी सरकारी चीजें हैं ये किसके कारण है। हाँ, तुम्हारे देश का झुकाव तुम देख रहे हो 2-3 साल से किस तरफ ज्यादा हो गया, इस तरफ। धीरे धीरे हर चीज जो प्राइवेटाइज की जा रही है ना, ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसका है, इनका कहना है कि सिर्फ वो लोग टिके जो काबिल हों, जो नाकाबिल हों वो पेरिश हो जाएं, गायब हो जाएं, उनकी देश को वैसे भी जरूरत नहीं। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में चलता है क्योंकि वहाँ सब काबिल हैं। आपके देश में चल जाएगा ये कॉन्सेप्ट, आपके यहाँ लोग क्या करेंगे जो बहुत निचले तबके के हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है प्राइवेटाइज करना चाहिए, तुमने कभी नोटिस किया प्राइवेट वाले
आदमी की लायकियत से ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी को भी भाव देते हैं, ये बात पता है ना। जब इंटरव्यू में कोई जाता है तो इंटरव्यू में क्या सिर्फ उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी देखते हैं, उसके जूते किस ब्रांड के हैं, कपड़े कैसे, हर चीज़ मैटर करती है। आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है प्राइवेट इंटरव्यू में। चाहे आपके दिमाग खोखले हों, लेकिन आपका अपीयरेंस और आपकी अप्रोच है तो आप वहाँ ऊंची पोस्ट मिल गई, और नहीं है तो दिमाग आपका कितना ही इंटेलिजेंट है, ढंग के कपड़े ही नहीं पहने क्या मैनेज करेंगे, ये वाला एटीट्यूड है ना। अब तुम सोचो प्राइवेटाइज तुम कर रहे हो, गांव का कोई लड़का जिसके पिताजी किसान हैं, पढ़ लिख गया, पिताजी ने गिर पढ़ के पढ़ा दिया, अच्छे कपड़े अच्छे जूते तो नहीं अफोर्ड कर पाया, प्राइवेट में जाके खड़ा होगा तो हो सकता है बिल्कुल नीचे की तरफ कोई 15-17 हज़ार दें तो गनीमत है, नहीं तो 8-8, 10-10 हज़ार में लोग नौकरियों पे लगते हैं, पता है ना तुम लोगों को ये। और ये स्किल्ड हैं, ये कोई अनपढ़ नहीं है अंगूठा छाप, ये स्किल्ड हैं तुम्हारे देश के लड़के और लड़कियां। ये जो बीटेक करके आते हैं, तुम्हें क्या लगता है इनको सीधे 50 हज़ार की नौकरी मिलती है? 10 हज़ार दे के भी राजी नहीं है। 10 हज़ार में मैं ढेर लोगों को जानती हूँ जो नौकरियां कर रहे हैं बीटेक करके, जिन्होंने बीटेक में अपने माँ बाप के 10 से 15 लाख रुपए लगा दिए, और उससे पहले वो स्कूलिंग में भी साइंस पढ़ते थे, जिसके ट्यूशंस लिए होंगे, यानी लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च करवाने के बाद वो 10 हज़ार की नौकरी करते हैं। वो स्किल्ड हैं तब भी। और प्राइवेट वाले कह रहे हैं, ये जो लोग हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर दो, ये सब खत्म हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन अमीर देशों के लिए ठीक है, आपके देश में गरीब तबके के लोग हैं, चलेगा नहीं, चलेगा तो मार काट और बुरा हाल मचेगा। तो आपने 2 से बचने के लिए क्या रास्ता अपनाया? संप्रभुता। भाई हम अपने काम खुद देखेंगे, हमारे जिससे जैसा मन करेगा लड़ेंगे, जिससे नहीं मन करेगा व्यापार, हम अपनी मर्जी खुद चलाएंगे। अगला नाम क्या आया? हाँ, इससे अगला क्या आया? पहले इसी को देखते हैं। अभी मैंने आपको कहा 2 विचारधाराएं हैं, कौन कौन सी? एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। फिर मैंने ये कहा हम दोनों से बचेंगे, पूंजीवादी से भी और समाजवादी। लेकिन फिर एक वर्ड मैंने खुद लिख दिया, समाजवाद। ये कैसे हुआ? ये वर्ड स्टार्टिंग से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में आया। 1970s में ये नया वर्ड आया। 1976 इंदिरा गांधी आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, इनके टाइम में आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में एक चेंज किया गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 42nd अमेंडमेंट, 42वां अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। और इंदिरा गांधी के टाइम पर 3 नए वर्ड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, जिनमें एक वर्ड था समाजवादी, एक वर्ड था धर्मनिरपेक्ष, और एक वर्ड था अखंडता, जो मैंने नहीं लिखा था क्योंकि वो आगे है। ये 2 वर्ड स्टार्टिंग से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही नहीं। आपकी सरकार ने क्या कहा? हम जिम्मेदारी लेते हैं गरीबों की, हम जिम्मेदारी लेते हैं जिनके पास पैसे नहीं है उनकी, और हम समाजवाद की तरफ देश को ले जाएंगे। लेकिन हम इस देश में पूरा समाजवाद नहीं लाएंगे। हम अर्थव्यवस्था कैसी चलाएंगे? मिश्रित। एक तरफ प्राइवेट होगा और एक तरफ पब्लिक होगा। आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चलता है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, प्राइवेट अस्पताल भी हैं और सिविल अस्पताल भी हैं। ये सब चीज़ें किसके अंडर चल रही हैं? लेकिन सरकार ने कहा हम भला करेंगे गरीबों का। सरकार अपना पैसा खर्च करेगी या हमारा? हमारा, क्योंकि सरकार का पैसा टैक्स का पैसा। सरकार कहती है भैया इस देश में बहुत गरीब हैं और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सरकारी बस चलानी पड़ेंगी, सरकारी स्कूल चलाने पड़ेंगे। इसीलिए सरकार ने अपने आप को क्या कहा कि हम समाजवाद की तरफ मुड़ेंगे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी? मिश्रित। आप वैसे समाजवादी नहीं हैं जैसा कौन सा देश बना? यूएसएसआर। तो आप पूरी तरह समाजवादी नहीं हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। इस बीजेपी सरकार ने पिछले 8 सालों में धीरे 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 सोशलिज्म के जितने पैर फैले हुए थे उन सबको खत्म करने की एक शुरुआत कर दी। आपको पता है ना चीजें धीरे धीरे बिक रही हैं। ये जो चीजें बिक रही हैं कौन सी बिक रही हैं? प्राइवेट या सरकारी? सरकारी बनती कैसे हैं चीजें? जनता के पैसे। जो सरकारी चीजें बनी है वो किससे बनी होंगी? ये टैक्स का पैसा किसका पैसा था? हमारे दादा परदादा का। उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में दिया, सामान खरीदा, टैक्स दिया। जो हमारे दादा परदादा के टैक्स का पैसा था, इससे सरकारी संस्थान बने थे, चाहे वो रेलवे थी, एलआईसी था या कुछ भी था। आज की सरकार हमारे बाप दादा के दिए हुए टैक्स के पैसे से बने संस्थानों को बेच रही है और पैसे कमा रही है। क्या उस पैसे की कोई लिखत पड़ा था? वो पैसा कहाँ जाएगा जो ये कमाएंगे? ये उससे हमारे लिए तो कुछ नहीं करते होंगे ना। ये प्राइवेट में खाएंगे, क्या करेंगे किसी को नहीं पता। इसको ऐसे समझो, तुम्हारे बाप दादा परदादा का कोई प्लॉट जो पुराने टाइम से पड़ा था वो सरकार बेच रही है, तुम्हें उसका 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये ठीक तरीका है? गलत तरीका? गलत। जो टैक्स से आपने बनाया उसका हमारे लिए कुछ करो ना। आपने कह दिया सरकार ने 31,000 करोड़ में ये वाला बेच दिया, गया कहाँ वो पैसा? इसकी लिखत पढ़त कुछ पता तो हो। बाप दादा की पुरानी संपत्ति को, जब जैसे कई बार होता है जमीनें एक्वायरमेंट में आ जाती हैं, समझदार लोग क्या करते हैं? पैसा खाते हैं, नई जमीन खरीद लेते हैं। जिसकी ज़मीन बिकती है वो अगर समझदार है ना, वो नई ज़मीन ले लेगा। भाई ज़मीन के बदले ज़मीन बना ले। हमारी ये चीज़ें बिकती जा रही हैं और सरकार कुछ नया नहीं बना रही। सरकार ने एक भी डिपार्टमेंट हाल फिलहाल के 8 सालों में नहीं बनाया।
पैसा सारा बेच बेच के कमा लिया। अब इनके हटने और मरने के बाद ये पैसा कहाँ जाएगा? बिकने के बाद तो जीरो हो जाती है वैल्यू। आपने प्लॉट बेच दिया, उस पैसे को आपने यूटिलाइज क्या किया? घर बना लिया, गाड़ी तो जीरो। आपकी आने वाली पीढ़ी को तो मिला जीरो, वो गाड़ी भी खराब हो जानी है, घर भी खराब हो जाना है। अगर आप उस प्लॉट के बदले कहीं जमीन ले लें तो अगली पीढ़ी को मिल गई ना जमीन। ये आपके सामान बिक रहे हैं सारे, जो लिखा था ना सरकारी संपत्तियों में सरकार बेच रही है, तो ये सोचा करो ये हमारी कमाई थी पुराने टाइम की। तो ये जो सोशलिज्म है ना, ये आपकी सरकार धीरे धीरे हट रही है। और जानते हो क्यों हट रही है? क्योंकि इस किताब में लिखा हुआ है कि जितने नए कॉन्सेप्ट जोड़े जाएंगे इन सबको टाइम आने पर हटाया भी जा सकता है। अभी मैंने क्या कहा? कौन से कॉन्सेप्ट नए जोड़े गए? ये समय आने पर हट भी सकते हैं। तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन ये हट सकते हैं, ऐसा हो सकता है हट जाएं। और अब की अगर मैं सरकार के काम देखूं तो मुझे लग रहा है कि बड़ी बात नहीं, 20 साल 10 साल बाद सेक्युलरिज्म भी खत्म हो जाए देश से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जो हिंदू नहीं है, जिनकी आबादी हिंदू नहीं है। फिर उन लोगों का भी सोचें अगर तो दिक्कत लगती है। जैसे जैन बौद्ध ये हिंदू नहीं है, बहुत सारे लोग, भाई मुस्लिम तो बिल्कुल ही अलग हैं। उस हिसाब से देखें तो आपके देश को सेक्युलर रहना चाहिए। हाँ, किसी धर्म का नुकसान मत करो, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, नुकसान किसी का ना हो, देश सेक्युलर बना रहे। पर सरकार इस वर्ड को भी हटा सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो नए कॉन्सेप्ट हैं ये समय के अनुसार हटाए भी जा सकते हैं। इन 5 में से कितने नए हैं? इंदिरा गांधी लेकर आई, कौन कौन सा? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, तो हट सकते हैं। ये 370 भी तो हट गया। ये वर्ड क्लियर हो गया सबको? सोशलिज्म समझ में आ गया? अब बात करते हैं सेक्युलर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की। पहले सेक्युलर की बात करते हैं या पहले डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उससे फिर वो जुड़ के समझ में आएगा। डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र, लोगों का राज, तुम्हारा मेरा हमारा राज। जितने तुम यहाँ बैठे हो सब 18 के अराउंड तो कम से कम है, और फिर उससे आगे तो आपको पता ही है वोटिंग राइट है। कितने साल प्लस में? पहले कितने में था? कब चेंज हुआ? 1989। किताब में बदला, उसी किताब में हर चीज बदलते हैं जो भी नया करते हैं। 61st अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में आता है ये, 61वां संविधान संशोधन। आपने उस किताब में लिखा अब के बाद वोट डालने की आयु 21 से घटाकर कितनी की जा रही है? 18। कौन से ईयर में किया और कौन सा अमेंडमेंट था? 61वां। ईयर भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। तब से आपके देश में लोकतंत्र की परिभाषा और बढ़ गई क्योंकि ज्यादा लोग आ गए। लोगों का शासन, हमारे चुने हुए लोगों का शासन, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोकसभा में जितने एमपी जाते हैं इनका चुनाव कौन करके भेजते हैं? भारत की जनता। भारत के जितने लोग हैं वो सब भारत की जनता ये भेजती है एमपी, जो जाके कहाँ बैठ जाते हैं? लोकसभा। कोई सरकार बहुत अच्छा काम करे तो वो बैठी रहे, हटे ही ना, यह इलेक्शन होगा। कोई बहुत अच्छा काम करे तो भी क्या होगा देश में? चुनाव। कितने साल बाद? सरकार गलत करे तो क्या हटाने की पावर है हमारे पास? बिल्कुल। बस लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता की कमी से हम लोग पीछे रह जाते हैं। अगर इसका सही पावर का इस्तेमाल करना सीख गए ना तो कोई हमारे सिर पे बैठ ही नहीं पाएगा। 9वीं क्लास में एक बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी में एक कार्टून बनाया हुआ है। उसमें क्या किया हुआ है? एक आदमी है तुम्हारे मेरे जैसा आम आदमी, वो खड़ा हुआ है, ऊंची उसकी हाइट बना रखी है, नीचे ना सब भिखारी जैसे, बीजेपी बीएसपी कांग्रेस सारे भिखारी की तरह, और उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। मतलब वो वोटर है कि वोटर के सामने कि भैया हमें वोट देना हमें। उसके नीचे दूसरा कार्टून है, लिखा है 1 दिन बाद, चुनाव के बाद। उसमें क्या दिखाया? सबकी हाइट बढ़ गई और वो आदमी बौना, और वो सब पैरों से कुचल के उसको जा रहे हैं। इसका मतलब समझ में आया? जब ये इलेक्शन आते हैं तो जो ये नमस्ते करते हुए पोस्टर देखते हो ना सारे देश में, ये सिर्फ उतनी नमस्ते करते हैं बस। जब 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे तो आपकी गली में आएंगे, आपके गांव में आएंगे, मोहल्ले में आएंगे, और कितने सफेद पोश कुर्ता पजामा, देखा है ना आप लोगों ने इनको, और उस टाइम हाथ जोड़ के ऐसे करेंगे जैसे सच में ही हमारे सारे काम करेंगे। और गलती से आपने इनको जिता दिया तो फिर 5 साल में इनका चेहरा कभी दिखेगा नहीं आपको कि ये कैसी शक्ल के हैं, कितनी शक्ल बदली। 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा, फिर आपको बढ़ा हुआ साइज दिखेगा इनका, और ये अपना आके फिर से आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे भाइयों और बहनों हमें वोट दे देना, और फिर आप वोट दे देंगे। ये हमारी कमी है। एक दिक्कत पता है क्या है? इस देश में वोट डालने के लिए 3 कैटेगरी हैं, एक पुअर, एक मिडिल क्लास और एक रिच। तुमने आज तक अंबानी का फोटो देखा है कहीं लाइन में खड़ा हो वोट डालने के में? नहीं ना। रिच लोग इस देश में वोट डालने जाते ही नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है। अमीर लोग सोचते हैं छोड़ यार, क्या वहाँ फालतू में लाइन में खड़े होंगे, क्योंकि वहाँ कोई प्रेफरेंस तो मिलता नहीं कि आप अमीर हैं तो आप पहले आइए। वहाँ तो भैया जब जाओगे तब लाइन में लग के नंबर आएगा, इतना टाइम क्यों खराब करना, जाते ही नहीं। ये लोग सबसे ज्यादा वोट डालते हैं जिनमें बुद्धि और अकल कम होती है। मैं क्यों कह रही हूँ ये? क्योंकि पढ़ते नहीं हैं, इनको कॉमन सेंस नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ तुमने बार बार देखा है जब इलेक्शन होते हैं नोटों की गड्डी पकड़ी जाती हैं, पता है ना? ये 2-2 हज़ार की 500 गाड़ियां पकड़ते हैं पूरी पूरी। ये गाड़ियां कहाँ जा रही होती हैं?
नोट बांटने। देखा नहीं, जगह जगह कंबल बट रहे होते हैं, कहीं घड़ियां बट रही होती हैं, कहीं मशीनें बट रही होती हैं, सिलाई मशीन, कहीं लैपटॉप बट रहे होते हैं। ये सब लोग बेचारे किस चीज़ में आ जाते हैं? लालच। और ये सोचते हैं एक वोट के बदले मुझे लैपटॉप मेरे बच्चे को मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। ये नहीं सोचते कि उस बच्चे को लैपटॉप से ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रोज़गार। और रोज़गार ये इनको कभी नहीं देंगे। ये इनको पता क्या देंगे? इनको फ्री का राशन देंगे। फ्री का राशन खाते खाते ये पूरी ज़िंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम ही बने रहेंगे। फ्री का राशन देना ठीक है या एजुकेशन देनी ठीक है? एजुकेशन में एक पीढ़ी के बाद तो बदलाव आएगा ना, फिर इनको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। 2 रुपए 4 रुपए किलो गेहूं चावल नहीं चाहिए इनको। पूरी जिंदगी ये ना देके ना इसका सपना दिखाएं, बस ये दिखाएंगे कि देखो भैया अगर हमें वोट दिया तो इतने किलो अनाज मुफ्त। मैं देखती हूँ कई बार अखबार में सरकार अपनी बड़ाई करने के लिए करती है ऐसा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को पता है कि ये सब कितना बकवास है। क्या कहते हैं, अभी पीछे था कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंकड़ा क्रॉस कर गया मुफ्त अनाज बांटने में। ये इज्जत की बात है या बेइज्जती की? ये कितनी बेइज्जती, तुम्हारे देश में भिखारी पड़े पड़े हैं जिनको मुफ्त अनाज चाहिए। तुम ये क्यों नहीं कहते कि हम टॉप में पहुंच गए पढ़ाई में, हमने एजुकेशन में इतना नाम कमा लिया। तुम बात करते हो और उसको बड़े बड़े शब्दों में फ्रंट पेज पर कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में राशन मुफ्त उपलब्ध कराने वाला देश बना। इससे ये दिखता है कि तुम्हारे देश में कितने लोग निचले स्तर पे हैं जो पेट की अपनी भूख बुझाने के लायक भी नहीं है। इसका मतलब कमी है, तुमने क्या नहीं दे रखा? तुम नौकरियां दो ना, क्यों राशन बांटते हो? लेकिन ये अकल किसको है? सिर्फ मिडिल क्लास। ये भी कम जाते हैं वोट देने, कम, ऐसा नहीं सारे नहीं, लेकिन कम जाते हैं। सबसे ज्यादा लंबी लाइन कौन लगाते हैं? जिनको अकल ही नहीं है, जिनकी पिछली पीढ़ी भी फ्री की चीजों पे थी, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। और जिनको अकल है ना, ये लोग पता है क्या एटीट्यूड रखते हैं, हम जैसे लोग, आम लोग भी, कि क्या मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ना है। ये एक एक करके पूरी सरकार की दिशा बना देते हैं और सरकार जानती है कि इनको कैसे खरीदना है। इनको भैया थोड़े पैसे बांट दो, शाम को शराब और ये नॉनवेज इनको खिलाते रहो, 4 दिन ऐसा कर दो और फिर ये अपनी अपनी पूरी बस्ती को, मोहल्ले को हमारी तरफ ले आएंगे। इसीलिए आपके देश की हालत नहीं सुधरती। ये जो लोकतंत्र है ना, या तो कुछ ऐसा करे सरकार, जानबूझ के करेगी नहीं, पर कि 99% वोट हों कुछ भी करके, भाई 1% तो बीमार हो गए, या 90% देश के लोग वोट दें। कर सकती है सरकार ऐसा, कोई नियम बना दे सकती कि अगर जिसने वोट नहीं डाला वोटर्स लिस्ट में नाम होता है तो उसके बच्चों की एजुकेशन में कुछ पंगा पड़ेगा, या उसकी नौकरी में एक उसकी अगली सैलरी को रोक देंगे। अगर सरकार चाहे तो स्ट्रिक्ट होकर क्या वोटिंग को कंपलसरी करवा सकती है। पर अगर ऐसा हुआ तो सरकार का विरोध ज्यादा होगा, क्योंकि जिस दिन ये और ये जाग जाएंगे ना, फिर ये कम पड़ जाएंगे। सरकार नहीं चाहती कि आप, मैं और अमीर लोग वोट दें। सरकार चाहती है वोट 40 से 50% लोग दे दें और उसमें मेजोरिटी किसकी हो? गरीबों की। तभी तो सरकार को फायदा होगा। तो जब भी कभी अखबार पढ़ो ना, ये पढ़ा करो कि किसी भी क्षेत्र में 63% वोटिंग की गई या 40% वोटिंग की गई, तो सोचो कितने लोग नहीं गए। और वो ना जाने वाले किस कैटेगरी के थे? जिनको अकल थी, जो पढ़े लिखे थे। और वो जो इतनी भीड़ गई वो कौन सी कैटेगरी की थी? थोड़े बहुत ये और ज्यादा ये। इसलिए आपका देश नहीं बदल रहा। ये किस चीज पे प्रहार है? क्या खत्म हो रहा है देश में से? लोकतंत्र। कहाँ है हमारा तंत्र? हम में से तो बहुत लोग चाहते ही नहीं थे कि बीजेपी रिपीट हो, हम तो चाहते ही नहीं कांग्रेस रिपीट हो। हमारी कोई सरकार सुनने को तैयार ही नहीं। आम आदमी दुखी है हर सरकार से, पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगला नाम क्या लिखा है ये देखो पहले, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है देश का सबसे बड़ा आदमी कौन है तुम्हारे देश में? हाँ, उसका पद पीएम से भी बड़ा कौन माना जाता है? राष्ट्रपति। ध्यान से सुनना, तुमने अपनी लाइफ के कम से कम 20 रिपब्लिक डे देख लिए, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। रिपब्लिक का असली मतलब होता है आपके देश का सबसे बड़ा आदमी का पद पैतृक ना हो। इसका मतलब राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति ना बने। आपके यहाँ पहले ऐसा था ना? बादशाह का नाम सुना है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये सारे बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर ये खानदानी थे ना। ये आपके देश में हमेशा से परिवारों ने राज किया, किसी एक खानदान ने, चाहे वो गुप्त काल था, वो मौर्य काल था, कोई भी थे। अब जिसके पद पैतृक ना हो, आपकी कौन सी पोस्ट है वो? कितनी अच्छी बात। दूसरा, इसका एक कार्यकाल है, शायद मैंने कभी क्लास में डिस्कस किया हो। महारानी ब्रिटेन 1950 से बैठी है, वही सेम, बिल्कुल बुढ़ी हो गई हैं 1950 से। इस टाइम आपके देश में बने थे राजेंद्र प्रसाद। अब आपके देश में 15वें बनेंगे राष्ट्रपति इस से 2 महीने बाद, 25 जुलाई 2022 को। महारानी तब भी वही थी और आज भी वही है। हमारे 15 आदमी यहाँ से हट गए, 15वां आएगा अब। कितने तो लुढ़क गए इनमें से ज्यादातर, और ये अकेली तब से राज कर रही है, क्योंकि इसका क्या नहीं है कोई कार्यकाल। जिस दिन तक इसकी सांस चलेगी ना, ये अपना ताज पहन के बैठी रहेगी कि मैं क्या हूं यहाँ की महारानी। आपके देश में ऐसा नहीं है। आपके देश में बन गया राष्ट्रपति, 5 साल बाद अच्छा काम किया, सरकार को लगता है दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन कार्यकाल से पहले क्या होगा? दोबारा चुनाव। महारानी का कोई चुनाव नहीं है। अगली महारानी कौन बनेगी? जिस दिन ये मर गई, इसकी बहू महारानी बनेगी। फिर जब तक वो जिंदा रहेगी वो नहीं हटेगी। आपके यहाँ हो सकता है 10 राष्ट्रपति और निकल जाएं, फिर जिस दिन वो लुढ़केगी उस दिन उसकी जो पोते की बहू होगी वो आके बैठ जाएगी। इनके देश में और आपके देश में अंतर है। इनके यहाँ चलता है राजतंत्र, राजाओं का आज तक तंत्र है। आपके देश में क्या आ गया?
दो कंडीशन याद रखना, आपकी सबसे बड़ी पोस्ट क्या नहीं है? पैतृक नहीं है। भाई बेटा अगला इसका राष्ट्र, हमें नहीं पता कौन बनेगा, अब 2 महीने बाद बनेगा, हमें पता ही नहीं कौन बनेगा। ये पद पैतृक नहीं है, इसका बेटा इसके खानदान से नहीं बन सकता। इसका कार्यकाल क्या है? एक निश्चित है। कितने साल का? 5 साल का। 5 साल के लिए बनता है राष्ट्रपति। और लास्ट वर्ड है धर्म निरपेक्ष। आपके देश का क्या धर्म है? कोई नहीं। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश में सब धर्म बराबर हैं। ये 2 बातें हैं, ये पेपर में आएंगी। जिसको ये सिंबल याद रहेगा वो टिक कर पाएगा। ये सुन के तुम लगेगा ये भी क्या है? ये पीछे HSSC ने पूछा था और इतना कॉम्प्लेक्स बनाया कि जिसको ये याद था वो टिक कर पाया। सेक्युलरिज्म का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, जितने धर्म इस देश में हैं वो सारे बराबर हैं सामने लॉ के सामने। कोई अलग नहीं कि ये ऊपर ये नीचे। ये दोनों पॉइंट आपको क्या बना देते हैं? 5 वर्ड समझ में आ गए? हम किसी से दबेंगे नहीं, हमारी मर्जी, हम क्या करेंगे? कहाँ लिखा है ऐसा? प्रभु सत्ता संपन्न। हमारे देश का कोई धर्म नहीं, लेकिन सब बराबर हैं। हमारे देश की सरकार चाहती है गरीबों का भला हो, समाजवाद। आपके देश में जो सबसे बड़ा आदमी है वो पैतृक नहीं है, उसका एक निश्चित कार्यकाल है, गणतंत्र। 5 साल बाद आपको फिर मौका मिलेगा, सरकार लानी है नहीं लानी, लोकतंत्र। 5 वर्ड क्लियर? चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।